कानूनों को वापस ये जन आंदोलन बन चुके हैं। कल में बात सुननी पड़ेगी, आज सुन ले, फिर 10 दिन सुन ले। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन, ग्वालियर में कलेक्ट्रेट का घेराव, डबरा में लामबंद हुए किसान, श्योपुर में पैदल मार्च, आप पार्टी का उपवास। ये किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हैं जो बताती है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आंदोलन कमजोर होने के बजाय अब फैलता ही जा रहा है। आंदोलन को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी भी अपने संगठन के जरिए किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश में है। किसानों को मनाने के लिए बीजेपी पूरे देश में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 100 सम्मेलन करेगी। इस सिलसिले में सोमवार को मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगले 2 दिन किसान जन जागरण के लिए पार्टी के कई बड़े नेता 7 आम सभा करेंगे। 15 दिसंबर को सीहोर, भोपाल, उज्जैन में किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहेंगे। 16 दिसंबर को दोनों नेता जबलपुर, रीवा के सम्मेलन में जाएंगे। 16 दिसंबर को ही ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री गोपाल भार्गव, जबकि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दरअसल बीजेपी की योजना किसानों को स्थानीय स्तर पर ही मनाने की है ताकि दिल्ली सीमा पर चल रहे आंदोलन को प्रदेश के किसानों का सहयोग न मिल पाए। देखिए, हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, सीधे किसानों से संवाद कर रहे हैं। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं। विपक्ष तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरफ हुआ है किसान संगठन, 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसानों को कोई प्रलोभन नहीं, उनको सशक्त और सक्षम बनाना चाहता है। उनको ही वो अधिकार देना चाहता है कि किसान स्वयं अपना निर्णय अपनी फसल पर लेने का अधिकार उनको हो। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए शिवराज और मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि तीनों कृषि कानून तानाशाही तरीके से थोपे गए हैं। उन्होंने बीजेपी चौपाल, सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस को शर्मनाक बताते हुए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी के जन जागरण अभियान से शिवराज सरकार का किसान विरोधी रवैया उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और साथ ही जमाखोरी और मुनाफाखोरी में बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस कृषि कानून ही नहीं, मंदसौर गोलीकांड याद दिलाकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुटी हुई है। मिला के उदासीन है और ये आज जो पूरा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो जो कंट्रोल है मूल्यों पर वो खत्म हो जाएगा, इसलिए किसान परेशान है। कि जो खुद को किसान पुत्र कहलाते हैं, जो सच्चा किसान हितैषी बताते हैं, वो किसान बिलों का विरोध करने की बजाय, उसके विरोध में जन जागरण अभियान, चौपाल और सम्मेलन करने की बजाय उसके समर्थन में ये सब आयोजन कर रहे हैं। अरे ये वही सरकार है जिसने किसानों के सिले पे गोलियां दगवाई। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर हलचल तेज हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मौजूदा हालात पर चर्चा की तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नितिन गडकरी से मिले। मुलाकातों के बीच हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार के कुछ संगठनों ने कृषि कानून में संशोधन करके लागू रखने की मांग भी की है। जय जवान जय किसान 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त लाल बहादुर शास्त्री के इस नारे से पूरे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज जवान बॉर्डर पर तैनात है तो वही किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में बिल को लेकर सरकार की तरफ से कई बार किसानों को समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन किसान बिल वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान हाथ में ले रखी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम निकलता नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, सिंघु बॉर्डर, दिल्ली। तो एक बड़ी बात यह है कि क्या किसानों का दर्द नहीं समझा जा रहा है या फिर किसानों को कोई बरगला रहा है? क्योंकि आज भी किसानों के कुछ संगठन जाकर मिले और उन्होंने साफ कहा कि हम संशोधन के साथ इस कानून को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ संगठन अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये पूरा वापस
ले लिया जाए, ये तीनों काले कानून वापस लिए जाए। बातचीत करेंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी स्वागत है आपका। केजी पाठक साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और नासिर गौरी हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर हरियाणा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। अब जिस तरह से लगातार अलग अलग संगठन, यहाँ ये कहें कि देश में 2 संगठन हो गए हैं। एक किसान संगठन वो है जो प्रदर्शन कर रहा है, एक किसान संगठन वो है जो संशोधन की मांग कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं ईगो के में आकर टिक गई है। यानी कि सरकार और किसान संगठन, जो 40 संगठन है, ईगो का सवाल हो गया। सरकार झुकना नहीं चाहती है, संशोधन करने पर तैयार है, तो वही जो 40 संगठन है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिल वापसी से उनको कुछ भी कम मंजूर नहीं है। हालांकि सरकार ने MSP पर कानून बनाने की हामी भर दी है, लेकिन ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया। लेकिन जब से सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव 20 पेजों का आया था, उसको खारिज कर दिया गया और उससे जो एक 40 संगठन है, जो किसान और सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन था, वो अब टूट गया। क्योंकि वार्ता का दौर 6 बार का हो चुका है, लेकिन अब वार्ता का दौर खत्म हो गया। तो अब बीजेपी ने भी एक नई स्ट्रेटजी के साथ में मैदान में है और वो लगातार जो भी उससे जुड़े हुए संगठन हैं, यानी कि बीजेपी से हुए जुड़े हुए संगठन है या उनके नेता हैं, उनको बुला रही है, उनसे अपने समर्थन में बात करने की कोशिश कर रही है, बिल के समर्थन में उनसे ज्ञापन ले रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, लेकिन अगर दूसरी तस्वीर हम देखें तो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, बुराड़ी बॉर्डर हो या चिल्ला बॉर्डर हो, वहां पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और लगातार अब किसानों की संख्या में बहुत इजाफा हो रहा है। लगातार हम उसको कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर है। जो संख्या हमें पहले दिखाई देती थी, अब उससे कई गुना ज़्यादा हो गई है, जो सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। और यही वजह है कि सरकार अब ग्राउंड लेवल पर जाकर बीजेपी किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात भी रखेगी, किसान चौपाल लगाएगी और बिल के फायदे, नफा, नुकसान भी सब चीज़ें बताएगी। ये चीज़ें हैं और इसी को लेकर अब लगातार किसानों का जो आंदोलन है, आज उपवास रखा, कल महिलाओं के साथ में वो प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। 19 तारीख के बाद उनका अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो जाएगा। तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, वो एक चौंकाने वाली भी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं यह जो आंदोलन है किसान संगठन और सरकार के बीच में ईगो को लेकर टिक गया है। कोई भी पक्ष है झुकने को तैयार नहीं है और इसी के चलते जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है, वो एक सबसे बड़ी खाई हो गई है। क्योंकि अभी तक संवाद हो रहा था, किसान संगठन अपनी बात कर रहे थे, सरकार अपनी बात कर रही थी, लेकिन 6 दौर की बातचीत के बाद बेनतीजा रही। अमित शाह ने अब कमान संभाल ली, अमित शाह बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक का है 0 रहा है। वाकई नासिर, एक बड़ा सवाल यही बनकर रह गया है। हम बातचीत करेंगे, लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी भी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपसे केजी पाठक साहब, अभी फ़िलहाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बातचीत करेगी बीजेपी, लोगों को समझाएगी। मध्य प्रदेश में फ़िलहाल ऐसे हालात दिख रहे हैं आपको क्या? देखिए विजय जी, पूरे देश में सरकार की तरफ से, हमारी केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत के लगातार प्रयास किए जाते रहे। सरकार में किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं है, सरकार हमेशा वार्ता के लिए तैयार है और नरेंद्र मोदी जी सरकार का यह विश्वास है कि अगर देश में एक भी व्यक्ति हमसे असहमत है, अगर उसके मन में इन 3 बिलों को लेकर कोई शंका है, तो हम उनका समाधान करेंगे। इसीलिए 13 अक्टूबर को सबसे पहले किसानों के साथ कृषि सचिव भारत सरकार की बातचीत हुई। उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 3 दिसंबर को किसानों से वार्ता की तिथि तय की, किसानों की सहमति से तय की। इसी बीच में किसान आंदोलन शुरू हो गया। तब भी 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर को नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने वार्ता की टेबल पर सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनसे ये पूछा कि जो 3 बिल हैं, इसमें आपको कहाँ शंका दिखती है, आपकी शंका का निवारण हम करेंगे, अगर कहीं कमी रह गई है तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन किसानों की तरफ से तीनों बिल में आज तक कोई कमी नहीं बताई गई है उस वार्ता की टेबल पे। और सरकार ने ही एक कदम आगे जाकर कि शायद इन मामलों को लेकर, तीनों बिलों के किसानों को मन में कोई शंका हो तो वो सारे बिंदु किसानों को लिखित में दिए। उसके बाद भी
अभी तक किसानों की तरफ से उन बिंदुओं पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। सरकार में किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं है। हम आज भी सबको आमंत्रित कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार किसानों का आह्वान करते रहेंगे कि आइए हम बातचीत करें और इसका समाधान करें। जहां तक दूसरे किसान संगठनों की बात है तो मैं समझता हूं पंजाब और हरियाणा में भी बहुत सारे किसान संगठन अब ऐसे हैं जो बिल के समर्थन में आज नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले हैं, कृषि मंत्री जी से कल भी मिले थे। देश भर के अन्य किसान संगठन भी इन तीनों बिल के समर्थन में सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी को मिलकर अपना समर्थन पत्र इन 3 बिलों के संबंध में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी सरकार का इस तरीके का बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा कोई इस तरह की कोई लाइन नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम देश के प्रत्येक किसान संगठन बनी है किसानों के बीच, तो क्या वाकई केंद्र सरकार समझा नहीं पाई है या समझाने की कोशिश कर रही है? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। कमल पटेल साहब, जय जवान जय किसान, एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है, लेकिन बीच का कोई समाधान है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय 2 गुना हो 2022 तक ये लक्ष्य रखा है जी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों के 3 कानून संशोधन किए हैं बिल, और ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। किसानों की जो खेती घाटे का धंधा है वो लाभ का धंधा बनेगी। किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आज तक गांव के लोगों को नहीं मिला। मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। मेरे गांव में मकान है, मेरे गांव के मकान मान लो 10 लाख का या 25 लाख का या 50 लाख का या 1 लाख का है। उसके ऊपर न तो मैं जमानत ले सकता हूँ, न मैं उसके ऊपर लोन ले सकता हूँ, न मैं लिमिट ले सकता हूँ। अगर वही मकान मेरा शहर में है तो मैं लिमिट भी ले सकता हूँ, लोन भी ले सकता हूँ, उद्योग भी लगा सकता हूँ, सब्सिडी भी ले सकता हूँ। और इसलिए देश के अंदर दोहरा कानून था, गांव के लिए अलग और शहर के लिए अलग। मोदी जी ने कहा एक देश एक संविधान, एक देश एक बाजार, और इसलिए शहर और गांव मिलकर देश बना। गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन गांव का विकास जिन्होंने नहीं किया, अब मोदी जी कर रहे हैं तो उनको पेट में तकलीफ हो रही है कि अब लोग पूछेंगे उनसे कि भैया तुमने 70 साल तक हमको पीछे रखा, हमको घाटे की खेती कराई, हमारे कितने किसान आत्महत्या कर चुके तुम्हारी गलत नीतियों के कारण। और मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को गांव को आजादी दिलाई है आर्थिक रूप से। अब गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे शुरू हो गया है मेरे हरदा जिले में और डिंडोरी जिले में। अब गांव के मेरे मकान क्या 1 लाख का या पूरे गांव की वैल्यू अगर 100 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो अब गांव के लोग कृषि उत्पादक समूह बनाएंगे, समूह बनाकर खेती करेंगे और उस पर लोन लेंगे, लिमिट लेंगे। और खाद भी दवाई के लिए अभी तक लोन मिलता था, ट्रैक्टर हार्वेस्टर के लिए और मोटर पाइप के लिए। लेकिन जब खेती हम करें घाटे की है, हमारा आलू 4 रुपए किलो बिकता है और व्यापारी उसको 40 में निर्यात करता है और उद्योगपति उसको हमको 300 रुपए में चिप्स देता है, तो भैया हमारा आलू हम खुद प्रोसीडिंग करेंगे ना, प्रोसेसिंग करके हम उसको आलू की चिप्स हम खुद बनाएंगे। लेकिन आपने सर बीच में कहा था, आपका भी बयान सामने आया था कि इस आंदोलन को कोई गुमराह कर रहा है, कुछ ताकतें हैं जो इसमें लगी हुई हैं। मैं बता रहा हूं आपको, और इसलिए ये जो कानून है अब हमको गांव को मालिकाना हक दे रहा है, हमको समूह बनाने का अधिकार दे रहा है। 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दिया है। 3% उसमें नाबार्ड से छूट दिलाई है ब्याज पर। अब पहली बार आजादी के बाद किसानों को खेती के साथ साथ व्यापार व्यवसाय और उद्योग करने की आजादी मिली है। अब हमारे गांव के किसान जो पढ़े लिखे लड़के हो गए हमारे, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो खुद उद्योगपति बनेंगे, गांव के बेरोजगारों को रोजगार देंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। जो बिचौलिए कमाते थे या जो उद्योगपति कमाते थे, वो अब किसान कमाएगा। अब इसमें कानून में क्या खराबी है? अब जो लोग इसको काला कानून कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से बिचौलियों के इशारे पे कह रहे हैं, क्योंकि अब बिचौलिए से हट रहे हैं और शहर के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो अरबों खरबों रुपया था, उनकी दुकानदारियां बंद होने वाली है। क्योंकि अब किसान खुद आत्मनिर्भर बनेगा, खेती भी करेगा। मैं किसान खेती भी करूंगा, मैं किसान हूं, मैं मिर्ची भी पैदा करूंगा, मैं टमाटर भी पैदा करूंगा, मैं आलू भी पैदा करूंगा, मैं गेहूं भी पैदा करूंगा, मैं चना भी पैदा करूंगा। लेकिन अब औने पौने भाव पे नहीं बेचूंगा, मैं खुद प्रोसेसिंग करूंगा
और मेरे गांव का समूह बनाकर हम गांव के लोग मिलकर अपने वेयर हाउस होंगे, अपने कोल्ड स्टोरेज होंगे, हमारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, और जो सब्सिडी भारत सरकार से हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए शहर के लोगों ने ली थी, मुट्ठी भर लोगों ने, अब किसान को मिलेगी। ये मोदी जी ने छूट की है। किसान को 3% सस्ते पर ऋण मिलेगा, उसको सब्सिडी मिलेगी, और किसान जो 4 रुपए में आलू बेचता था वो हम 300 में नहीं बेचेंगे जो उद्योगपति बेचते हैं, हम 150 में बेचेंगे। तो उपभोक्ताओं को भी 150 रुपए सस्ता मिलेगा और हमको भी 150 रुपए ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार किसान आत्मनिर्भर बनेगा, यह कहता है कानून। लेकिन इसको जानते हैं नहीं, पहचानते हैं नहीं, और बोले काला कानून है, किसान विरोधी, और किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम अपने किसानों को इस कानून के बारे में गांव-गांव जाकर बताएंगे, चौपाल लगाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेप्शन तो चेंज हो रहा है सर। उस परसेप्शन की हम बात कर रहे थे, आप जुड़े, आपने विस्तार से इस पर बातचीत की। ये झंडे लगे कम्युनिस्ट पार्टियों के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, है ना, आप पार्टी के, कांग्रेसियों के। अब बताओ हम कितना ही अच्छा काम करें, ये चाहेंगे कि हम अच्छा काम करें? अरे इनको पता है कि मोदी जी ने 5 साल के अंदर इस देश को कहां से कहां ले गए। जहां इन्होंने 55 साल में एक शौचालय नहीं बनाया, हमने करोड़ों शौचालय बनाए मोदी जी ने। जहां खुले शौच से मुक्त किया, गांव को स्वच्छ किया। जहां इन्होंने एक पक्का मकान गरीब को एक को नहीं दिया, हमने 3 करोड़ मकान बना दिया, 24 तक सबके मकान बना देंगे। इन्होंने एक गैस टंकी गरीब माता बहनों को नहीं दी, हमने 9.5 करोड़ माता बहनों को गैस टंकी दी है। इन्होंने 55 साल में 2990 मेगावाट बिजली पैदा की, हमने 15 साल बिल्कुल आपने बहुत मजबूत बातें रखी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये बातें वहां उन लोगों तक पहुंच रही हैं, वो उसको समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं मान रहे हैं, या फिर सरकार ठीक से समझा नहीं पाई? इसी पर सर इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हम सोए हुए को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करे जगता हुआ उसको कैसे जगाएं? इनका तो काम ही है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, देश का विरोध करना। ये नहीं चाहते, इन्होंने किसानों को एक विरोद की लहर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस विरोध के पीछे कौन है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे बताऊं, एक तो जी बिल्कुल, कम्युनिस्ट, आप, सपा, बपा, जितने हमारे विरोधी दल है वो सब है, और जो देश विरोधी ताकतें वो भी हैं, जो बिचौलियों की गोदी में खेलते हैं वो भी हैं। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो खाली माली बैनर मैं रोकना चाह रहा हूं सर आपको, मुझे एक ब्रेक पर जाना है सर। बहुत मजबूत बात आपने रखी, लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, वहां से रिपोर्ट देते हैं, उसको भी हमें देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। फिरोज सिद्दीकी साहब, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि आखिर मध्य प्रदेश में भी इसकी सुगबगाहट हो गई है, और लगभग 7 बड़े नेता आएंगे, आम सभाएं करेंगे, जगह जगह प्रदेश में अलग अलग सभाएं होंगी। क्या लग रहा है, कानून से मध्य प्रदेश में भी डर है, या फिर वाकई जो किसानों के लिए योजना चल रही है उस योजना को लेकर समझाने की कोशिश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरा तरीका अपना लिया। अगर ये जगह जगह जाके लोगों को समझा रहे हैं और तमाम सभी बड़े नेता आ रहे हैं, तो जो बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे हैं उन किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? 6 दौर की बातचीत में नहीं समझा पाए। फिर उन्होंने कहा हम 14 संशोधन कर देंगे जी। तो किसानों का कहना ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव ही गलत है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। अब जमाखोरी पे आप कानून ले आए, आपने वैधता प्रदान कर दी, उससे हमारे किसानों का जो भाव है वो गिरेगा। कुछ पूंजीपति जो है किसानों की फसलें खरीद के सस्ते में रख लेंगे, और जब भाव बढ़ेगा तो उसको मार्केट में निकाल देंगे, और उससे तकलीफ मुझे किसानों अकेलों को भी नहीं होगी, एक आम उपभोक्ता को भी होगी कि किसान से लिया टमाटर 8 रुपए में और आपने बेच दिया 40 रुपए में, आटा लिया आपने 19 रुपए में, आपने गेहूं लिया और उसको 70 और 80 रुपए में निकालेंगे आप बाजार में। तो ये जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में भी गांव के हर ग्राम पंचायत, हर गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जिसको हम कोली, बटिया, सिकमी, तमाम अलग अलग नाम देते हैं। तो फिर कानून का प्रावधान का मायने क्या है? और रही बात जो पहला कानून है इनका मंडियों का, तो इस कानून में आप एमएसपी तो देंगे, एमएसपी आप बढ़ाते भी जाएंगे, ये भी सही है, लेकिन एमएसपी देगा कौन? समर्थन मूल्य, क्योंकि जो हमारी मंडियां हैं वो इन प्राइवेट मंडियों के सामने नहीं रह पाएंगी, और आप सरकारी नियंत्रण हटा रहे हैं उसमें से। चलिए एक लास्ट रिएक्शन में ले रहा हूं सर। तो जो मंडियों में या एग्रीकल्चर में तो जी पाठक साहब, उससे हम लोग पाठक साहब क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है मध्य प्रदेश में? उधर की बातें ना करके सीधे आप अपने किसानों को समझाइए ना।
देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसानों के बीच में जो कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम चलाकर उन भ्रांतियों को बारे में किसानों को जागरूक करेगी, किसानों को इस बिल से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएगी। चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? किसान अपने खेत में ही खड़े होकर फसल का सौदा कर सकता है, इसको किसान यही बात तो समझ में नहीं आ रही पाठक साहब। सवाल यही था, मंत्री जी भी बीच में जुड़े थे, समय अब कम रह गया सर, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन पर यही बात खत्म कर रहा हूं कि यही तो दिक्कत है कि क्या जो शुरू से ये कानून बना, तो इस कानून को बनाने के बाद समझाने की जो प्रक्रिया थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। इसलिए जो बार बार बात उठ रही है कि किसान या तो समझ नहीं रहे हैं या फिर ये तीनों कानून वापस चाहते हैं, और अगर वापस चाहते हैं तो सरकार का क्या रिएक्शन होगा, ये भी दिल्ली में हमारी नज़र बनी हुई। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।